Hello, welcome students to my class. Today I am going to start with chapter 1, reproduction in organisms. As you all know that each and every organism, it lives for only a certain period of time, and during that time it reproduces and produces young ones of its own kind, right? So first let us see the term which is called as lifespan. What is lifespan? As you all know, वो जो समय होता है जब भी कोई ऑर्गेनिज्म बर्थ लेता है, उसके बाद जो उसकी नेचुरल डेथ होती है, वो पूरा का पूरा जो टाइम है वो उस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन कहलाता है. सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ लाइफ स्पैन, दैट ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म can live only for a certain period of time, and the period from birth to natural death of an organism, it is called as lifespan. Got it? So this lifespan जो है it may be for few days to few thousand years तक, depending on different organism. You should note that lifespan of organism, it is not necessarily correlated with their sizes. इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है उसका साइज़ बहुत बड़ा है तो उसका जो लाइफ स्पैन होगा वो भी बहुत बड़ा होगा. इट इज़ टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. जैसे कि एक मैंगो ट्री है, इट हैज़ मच शॉर्टर लाइफ स्पैन एज़ कम्पेयर टू अ पीपल ट्री. सो वॉट एवर बी द लाइफ स्पैन, कोई भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन बड़ा हो या छोटा हो, अल्टीमेटली हर ऑर्गेनिज्म के लिए डेथ जो है वो सर्टन है. कोई भी इंडिविजुअल जो है इट इज़ नॉट इमॉर्टल, मतलब कोई भी जो है अमर नहीं है, एक्सेप्ट द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये इमॉर्टल होते हैं, इनके डेथ नहीं होती है. अब इसको हम देखेंगे किस तरीके से. Have you ever wondered how vast number of plant and animal species have existed on earth for several thousand of years? अब किस तरीके से कोई ऑर्गेनिज्म जो है अपनी स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी को बनाए रखता है, तो उसके लिए जो लाइफ प्रोसेस की प्रोसेस है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी को बनाए रखता है, दैट इज़ कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन. सो व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? इट इज़ द प्रोसेस इन विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज़. दिस इज़ कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन. बायोलॉजिकल टर्म्स में अगर हम देखेंगे रिप्रोडक्शन की जो डेफिनेशन होती है, इट इज़ डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस या ऑफस्प्रिंग्स भी बोलते हैं उनको. और वो जो यंग वंस या ऑफस्प्रिंग्स होते हैं दे आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स. ये जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं इनके पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं. इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. रिप्रोडक्शन के बाद जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो ग्रो करते हैं, मैच्योर होते हैं, और उसके बाद वो वापस रिप्रोड्यूस होकर दे ऑल्सो फॉर्म द न्यू ऑफस्प्रिंग. दस क्या होता है, एक पूरी की पूरी साइकिल चलती है फ्रॉम बर्थ टू ग्रोथ, फिर उसके बाद ग्रोथ होती है एंड देन डेथ. सो रिप्रोडक्शन क्या करता है? इट इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन. और रिप्रोडक्शन क्या होता है? वो एक ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जिसमें कि एडल्ट्स जो होते हैं दे गिव राइज टू यंग वंस, एंड दीज एडल्ट्स दे आर कॉल्ड एज द पेरेंट्स. और जो यंग वंस बनते हैं उनको हम डॉटर्स या ऑफस्प्रिंग्स भी कहते हैं. फिर ये यंग वंस क्या करते हैं? ये यंग वंस दे ग्रो, मैच्योर, एंड अगेन दे रिपीट दिस प्रोसेस ऑफ reproduction. So thus we can say that there is a cycle of birth, growth, maturity and death. So reproduction, it ensures the continuity of the species generation after generation.
and during this reproduction you can see that genetic variations they are also created. Now what is this genetic variations? Genetic variations का मतलब होता है कि कोई भी offspring या जो यंग वन बना है वो क्या करेगा, उसके पेरेंट्स से उसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं. तो जो डिफरेंसेस पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में होते हैं उन डिफरेंसेस को ही हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज वेरिएशंस. So there is a large diversity in the biological world and each organism has evolved its own mechanism to multiply and produce offspring. तो हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है हर ऑर्गेनिज्म में अपने अलग अलग तरीके से होता है. ये डिपेंड करता है कि वो किस हैबिटेट में रह रहा है, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी कैसी है, और बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल हाउ एन ऑर्गेनिज्म इट रिप्रोड्यूसेस. तो एक ऑर्गेनिज्म के रिप्रोड्यूस होने के लिए डिफरेंट फैक्टर्स जो होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल. फर्स्ट इज़ ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट, दूसरा होता है उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी, और तीसरा जो है और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जैसे कि टेम्परेचर वगैरह भी जो होता है, इन्वायरमेंट भी होता है. इट ऑल्सो इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द ऑर्गेनिज्म इट रिप्रोड्यूसेस. सो बेस्ड on whether there is a participation of one organism or two in the process of reproduction it is of different types. So based on whether there is a participation of one organism or two in the production in the process of reproduction, the reproduction we can say it is of two types. First is asexual reproduction and second one it is called as the sexual reproduction. So based on the participation of the organism हम पहले देखेंगे asexual reproduction. So when the offspring it is produced by a single parent with or without the involvement of the gamete formation, the reproduction it is called as asexual reproduction. तो asexual reproduction में क्या हो रहा है, कोई गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ओके, और दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, इसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है एंड कोई भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है. व्हेन टू पेरेंट्स वी कैन से, अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, जब यहाँ पर दो पेरेंट्स दे शुड बी ऑफ द ऑपोजिट सेक्स, दैट इज़ वन इज़ द फीमेल एंड वन इज़ द मेल. व्हेन दे पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस and in this process there is the involvement of the male and the female gamete, यानी कि sperm और ova, इनका फ्यूजन होता है, इनका इन्वॉल्वमेंट होता है और दो पेरेंट या दो सेक्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. तो इस तरीके का रिप्रोडक्शन जो है इट इज़ कॉल्ड एज द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. होप यू अंडरस्टूड दिस टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, the sexual reproduction and the asexual reproduction. Now one by one we will see this both type of reproduction. Very first we will see this asexual reproduction. So in this method a single individual or a parent it is capable of producing the offspring and as a result the offspring जो बनते हैं इसमें asexual reproduction से they are identical to one another as well as they are the exact copies of their parent. मतलब जो asexual reproduction से जो offspring बनते हैं वो एक दूसरे से तो बिल्कुल सिमिलर होते ही हैं, मतलब जितनी भी डॉटर्स या जितने भी ऑफस्प्रिंग्स बने वो एक जैसे होंगे बिल्कुल, और अपने पेरेंट की भी वो एग्जैक्ट कॉपीज़ कहलाते हैं. So they are also genetically identical and morphologically identical. तो इस तरीके से जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं they are also called as clones. इनको हम क्या कहते हैं, clones. The term clone it is used to describe such, ये देखिए ये एक important point है कि ये अक्सर एग्जाम में पूछते हैं कि asexual reproduction से जो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है उनको हम क्लोन्स क्यों कहते हैं. उनको हम क्लोन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मॉर्फोलॉजिकली यानी कि ऊपरी तौर पे जब हम उनको देखते हैं, एक्सटर्नल फीचर्स जब हम उनके देखते हैं दे आर सिमिलर, और जब उनको इंटरनली उनको जेनेटिकली भी देखा जाता है
तो भी वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। दैट इज़ वाई इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स जो कि मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, दे आर कॉल्ड एज द क्लोन्स। उनको क्या कहते हैं हम, क्लोन्स कहते हैं। सो आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स कुछ प्लांट्स और एनिमल्स में, और जिनकी की ऑर्गेनाइजेशन जो होता है थोड़ा सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सिंगल सेल प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं, उसमें जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल द प्रोटिस्टा एंड द मोनेरॉन्स, दीज आर द ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड होती है और अपने ही जैसे दो नए इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। सो दस इन दिस ऑर्गेनिज्म, अब सेल डिवाइड हो रहा है, एक सेल से दो सेल बन गई। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर क्या हो रहा है, जब भी कोई सेल दो सेल में डिवाइड हो रही है तो एक तरह से सेल डिवीज़न भी हो गया और दूसरी तरह से ये उसका एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी हो गया, क्योंकि जो दो नई सेल बनती हैं वो क्या होती हैं, वो डॉटर सेल होती हैं या अपने आप में एक नया इंडिविजुअल होता है। व्हाट दिस पॉइंट। सो क्या हो गया यहाँ पर कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब भी कोई सेल डिवाइड हो रही है तो वो सेल डिवीज़न ही क्या है, अपने आप में इट इज़ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। Now we will see different types of asexual reproduction. So cell division in unicellular organism के examples हम देखेंगे पहले, that is the budding in yeast। ये आप क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं रिप्रोडक्शन के पार्ट में। तो यीस्ट में है, हाइड्रा में है, इन सब में क्या होता है, बडिंग होता है। अब हाइड्रा तो जो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन हम यहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। तो यीस्ट में क्या हो रहा है, द डिवीज़न इट इज़ अनईक्वल। आप देख सकते हैं पीछे पिक्चर दिखाई दे रहा है यीस्ट का, इसमें एक छोटी छोटी सी प्रोट्रूबरेंस या छोटे छोटे से उभार जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो ये क्या है, ये छोटी छोटी सी बर्ड्स कहलाती हैं। ये बर्ड्स जो हैं इनिशियली बनती हैं और स्टार्टिंग में तो है ये पेरेंट्स के साथ अटैच हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही ये मैच्योर होती हैं ये क्या होती हैं कि ये सेपरेट हो जाती हैं, ओके। So in yeast the division it is unequal and small buds they are produced that remains attached initially to the parent cell। फिर उसके बाद parent cell से ये separate हो जाती हैं और उसके बाद फिर mature होके they form new yeast cells। So this was budding in yeast। Next we will see binary fission in amoeba। इसके बारे में भी आपने सुना है। मैनी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये इस मेथड के थ्रू जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, वेयर अ सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स। अब देखिए यहाँ पर ये सिंगल सेल अमीबा है, पहले यहाँ पर जो है ये न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, इनलार्ज होके न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो है न्यूक्लियस दोनों तरफ चला गया, दो में डिवाइड हो गया, फिर सेल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होके दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर देती है। सो इन बाइनरी फिशन व्हाट हैपन्स, अ सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स एंड ईच हाफ जो है ये जो हर एक एक बना है ये रैपिडली ग्रो करता है और एक एडल्ट का फॉर्मेशन कर देता है। इसका एग्जाम्पल है अमीबा एंड पैरामीशियम। तो हमने बडिंग इन यीस्ट देखा, बाइनरी फिशन इन amoeba we have seen। नाउ कुछ मेंबर्स जो हैं वो फंगी के भी है। फंगी क्या होता है, मल्टी सेलुलर भी होते हैं और यीस्ट जो है यूनिसेलुलर फंगी का एग्जाम्पल है। मेंबर्स ऑफ किंगडम फंगी एंड सिंपल प्लांट्स जैसे कि एल्गी, इसमें क्या होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, कुछ स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है। ये दिस इज़ इम्पोर्टेंट, इस पे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं। जो मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर है जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, दे आर द जूस्पोर्स। ये जूस्पोर्स क्या होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और मोटाइल, जू के हिसाब से ही इसका नाम जो है ये मोटाइल स्ट्रक्चर है, मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, ओके।
अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे। तो हमने यहाँ पर ज़ूस्पोर्स को देखा, दूसरा है कोनिडिया। एक हमने देखा ज़ूस्पोर्स, ये क्लेमाइडोमोनास में होता है, एक एल्गी है, और उसके बाद दूसरा जो है वो कोनिडिया। कोनिडिया जो है ये पेनिसिलियम में दिखाई देता है, और तीसरे जो हैं बर्ड्स इन हाइड्रा एंड जैम्यूल्स जो हैं वो स्पॉन्जेस में दिखाई देते हैं। ये चारों आप अच्छे से याद करेंगे, ऑब्जेक्टिव में या 1 मार्क्स क्वेश्चन में इसको पूछा जाता है। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के एग्जाम्पल में आप देखेंगे ज़ूस्पोर्स क्लेमाइडोमोनास में होगा, और कोनिडिया जो है वो पेनिसिलियम में, बर्ड्स जो हैं वो हाइड्रा में, जैम्यूल्स जो हैं वो स्पॉन्जेस में। गॉट इट? ये देखिए, ये पिक्चर मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर ये देखिए ज़ूस्पोर्स हैं जो कि क्लेमाइडोमोनास में होते हैं। इस तरीके से इसको मोटाइल कह रहे हैं क्योंकि ये फ्लैजेला इसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको कोनिडिया कहते हैं, पिक्चर भी कभी कभी दे देते हैं, उसको लेबल करने को भी दे दिया जाता है। सो दीज आर द कोनिडिया, और ये एक पेनिसिलियम का स्ट्रक्चर है। ये जैम्यूल्स देखिए स्पॉन्ज में, ये स्पॉन्ज है, इसके अंदर जो है ये गोल गोल जो दिखाई दे रहे हैं, दिस आर द जैम्यूल्स। सो रिमेंबर दिस, स्पॉन्जेस के जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या हैं? दे आर द जैम्यूल्स। पेनिसिलियम में क्या है? कोनिडिया। ये देखिए हाइड्रा में बर्ड्स, इस तरीके से ये छोटी छोटी बर्ड्स जो हैं, फिर उसके बाद बर्ड्स जो हैं दे डिटैच एंड दे फॉर्म अ न्यू हाइड्रा। नाउ वी विल सी वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स इन एंजियोस्पर्म। अब हम प्लांट्स में यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ वेजिटेटिव पार्ट्स जैसे स्टेम होती हैं, लीव्स होती है, रूट्स होती हैं, ये क्या होते हैं? ये प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। अब इसमें क्या होता है, एंजियोस्पर्म में कुछ वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं उसके कारण जो है वो रिप्रोडक्शन हो जाता है। तो लेट अस सी कि कौन कौन से ये वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स होते हैं। सो इन द प्लांट द टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इट इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड, एंड इन द प्लांट्स द यूनिट ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, प्रोपिगेशन का मतलब है कि बनना, वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन होना, यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में प्लांट्स का बनना, प्रोपिगेट होना, तो दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोपिगेशन। प्रोपिगेट होना मतलब बढ़ना। तो इसमें एग्जांपल्स हैं रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब। ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ा था, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। आप यहाँ पर भी हम देख रहे हैं ये जो पार्ट्स हैं ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स फॉर एग्जांपल रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब। अब ये किस किस में होता है ये भी हम देखेंगे। ये जो होते हैं ये वेजिटेटिव पार्ट्स जो हैं दे आर कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू द न्यू प्लांट और द न्यू ऑफस्प्रिंग। और इन स्ट्रक्चर्स को, यानी कि जो बल्ब हैं, रनर हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज द वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। Obviously, since the formation of this structure it does not involve two parents। अब ये देख रहे हैं हम एक ही प्लांट में हो रहा है और कोई दो प्लांट्स की या दो पेरेंट की या दो गैमेट्स की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन है इट इज़ ऑल्सो asexual reproduction। So vegetative propagules in angiosperm, they are the asexual reproductive structure in the angiospermic plants। अब देखिए आइज़ ऑफ पोटैटो, आपने बिल्कुल देखा होगा इनको। ये जो स्ट्रक्चर को देखिए, इसको आपको किस ढंग से लेबल करना है। ये यहाँ पर जो है आइज़ दिखाई दे रहा है, फिर ये जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स, आई से किस तरीके से नए बर्ड्स से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। ये इतने इतने पार्ट को अगर हम काट भी देते हैं ओके, तो यहाँ से क्या होगा, एक नया आलू का प्लांट जो है वो बन सकता है ईजीली। तो इस तरीके से हम इसको काट के इसके कई सारे प्लांट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, यानी कि प्रोपेगेट कर सकते हैं। सो दीज आर द आइज ऑफ पोटैटो।
राइजोम ऑफ जिंजर। ये देखिए जिंजर की जो ये आप अंडरग्राउंड रहती है, दिस इज द स्टेम। ये क्या होती है, एक तरह से अंडरग्राउंड स्टेम होती है। इसको हम क्या कहते हैं, राइजोम। ओके, क्योंकि यहीं ये जो है नोट्स प्रेजेंट होती हैं, ये यहाँ पर नोट्स दिखाई दे रहे, नोट्स और इंटर नोट्स और बर्ड्स। यहाँ से हम देखते हैं कि नए जो है इस तरीके से लीव्स वगैरह का फॉर्मेशन हो जाता है। सो दिस इज द राइजोम ऑफ जिंजर। याद रखिएगा, राइजोम ऑफ जिंजर। नेक्स्ट देखिए, बल्बिल ऑफ अगेव। अगेव में ये बल्बिल जिस तरीके से लहसुन में होता है उसकी छोटी छोटी सी कलियाँ, उसी तरीके से ये देखिए अगेव में फिर वो छोटे छोटे बनते हैं, उनको अगर हम अलग से सेपरेट कर लेते तो नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो दिस स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर दे आर कॉल्ड एज द बल्बिल्स। जैसे प्याज में एक सिंगल बल्ब होता है और लहसुन में या अगेव में क्या होता है, छोटी छोटी सी कलियाँ होती हैं, तो दे आर कॉल्ड एज द बल्बिल्स। सो बल्बिल्स ऑफ अगेव। ये ब्रायोफिलम, ये भी आपने देखे होंगे, जनरली गार्डन्स में होते हैं। पत्तियों के जो नॉड्स हैं, ठीक है, ये जो नॉचेस जो दिखाई दे रहे हैं, ये जो खांच टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस जगह से क्या होता है, ये लीव बर्ड्स जो हैं वो दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। ये लीव बर्ड्स अगर ये ज़मीन पे गिर जाती हैं तो इट फॉर्म्स अ न्यू प्लांट। देखिए ये नए प्लांट का फॉर्मेशन कर रही है बाय द नॉचेस। ओके, ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ। देखिए ये आपने तालाबों में देखा होगा, इसको हम टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, क्योंकि ये एक वीड की तरह पूरे के पूरे तालाब में या वाटर बॉडीज़ में फैल जाती है, और जितनी स्पीड से हम इसको निकालेंगे उतनी स्पीड से ये बढ़ती जाती है। इसको क्या इंडिया में लाया गया था इसके ब्यूटीफुल फ्लावर्स के कारण, लेकिन अब क्या है, ये एक इन्वेजिव वीड हो चुकी है और ये एक तालाब के लिए खतरा बन चुकी है। सो इस तरीके से जो रिप्रोडक्शन हो रहा है इसका, दिस इज कॉल्ड एज द वाटर हाइसिंथ का ये ऑफसेट कहलाता है। ये जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है इसका, इट इज कॉल्ड एज द ऑफसेट। ये जो ये बनते जा रहे हैं, ये देखिए दिस इज द ऑफसेट। यहाँ पर इसके अंदर ये देखिए लंबे लंबे बढ़ के नया नया प्लांट बनता जाता है, दैट इज द ऑफसेट। सो ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ। द टेरर ऑफ बंगाल भी इसको बोला जाता है। सो टेरर ऑफ बंगाल, दिस इज नथिंग बट द एक्वेटिक प्लांट वाटर हाइसिंथ। तो टेरर ऑफ बंगाल किस प्लांट को बोला जाता है, वाटर हाइसिंथ को ही बोला जाता है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड्स विच इज़ फाउंड ग्रोइंग वेर एवर देर इज़ द स्टैंडिंग वाटर। जहाँ पर भी रुका हुआ पानी होता है ये वहाँ पर ग्रो करना स्टार्ट कर देती है और पानी के अंदर का पूरा ऑक्सीजन जो है उसको ड्रेन ऑफ कर देते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे क्या होता है, उस पानी की जो फिशेज़ हैं वो ख़त्म होने लगती हैं या उनकी डेथ होने लगती है। सो दिस इज़ टेरर ऑफ बंगाल। अब ये जो प्लांट था ये मैंने आपको पहले ही बताया, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर एंड द शेप ऑफ द लीव्स। और चूँकि ये प्रोपोगेट होते वेजिटेटिवली तो इनका स्प्रेडिंग रेट जो है वो बहुत हाई है, तो इसीलिए इससे रिड ऑफ होना बहुत मुश्किल है। सो प्लांट्स लाइक पोटैटो, शुगर केन, बनाना। देखिए इस चैप्टर में जो है आपको ये एग्जाम्पल्स और इनके एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो हैं इसको अच्छे से याद रखना है, इसी पे ही क्वेश्चंस पूछते हैं। इस चैप्टर से आपको 5 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन मुश्किल ही आता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन या 2 मार्क्स का क्वेश्चन ही इसमें आने के चांसेस हैं, और उसके लिए आपको कोई बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं ये जो है आपको अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। सो प्लांट्स लाइक पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, डहलिया। इसमें आपने देखा होगा जनरली गन्ने को ही, चलिए आपने इजीली गन्ने को या केले के पौधे को देखा होगा, या अदरक भी अगर किसी ने लगाई हो घर में तो देखते हैं कि जड़ के साइड से ही नए प्लांट्स जो हैं वो भी इमर्ज आउट होने लगते हैं। ठीक है, तो पोटैटो ट्यूबर से जो अदरक भी है इसको भी अगर हम घर में ज़्यादा दिन तक अगर हम आलू भी रख देते तो उसके अंदर से नए प्लांट्स जो है वो इमर्ज होना उसके आइस के थ्रू स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। केयरफुली ट्राई टू डिटरमाइन द साइट ऑफ द ओरिजिन ऑफ द न्यू प्लांटलेट्स
listed above, you will notice that they invariably arise from the nodes present in the modified stem. अगर हम अदरक को देखते हैं तो उसमें जो वो लाइनिंग जैसा स्ट्रक्चर जो था वो प्रेजेंट था, वहाँ से क्या होता है, नया प्लांट यानी कि नोड्स जो हैं यहाँ से नया प्लांट बनना स्टार्ट होता है. तो दीज आर द मॉडिफाइड स्टेम्स. और आलू में भी जो वो आइज़ वाला उसका पार्ट है वहाँ से जो है नए प्लांट बनना स्टार्ट होते हैं. तो ये सब क्या हैं, दीज ऑल आर द मॉडिफाइड स्टेम्स. गॉट इट. तो डहलिया, पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, इन सब में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स क्या हैं, दे आर द मॉडिफाइड स्टेम. सो व्हेन द नोड्स ऑफ द ब्रायोफिलम को भी हम देखते हैं या कहीं भी किसी भी प्लांट का अगर वो नोड जो है वो सॉइल के कांटेक्ट में आ जाता है, थोड़ी सॉइल कैसी होनी चाहिए, डैम्प सॉइल होनी चाहिए या पानी के कांटेक्ट में आता है, तो वहाँ से क्या होता है, एडवेंटिशियस बर्ड्स, फिर वहाँ पर से रूट्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं और नया प्लांट जो है वो बन जाता है. सो एडवेंटिशियस बर्ड्स अराइज फ्रॉम द नॉचेस प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ द लीव्स ऑफ द ब्रायोफिलम में भी ऐसे ही होता है. उसकी जो लीव्स की मार्जिन में जो नॉचेस हैं वहाँ से क्या होता है, एडवेंटिशियस बर्ड्स बनती हैं और इससे नए प्लांट्स जो हैं वो बनते हैं. दिस एबिलिटी जो है अब ये गार्डनर्स ने इसको पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर दिया और कमर्शियली इस तरीके से बहुत ज़्यादा वो प्लांट्स को प्रोपोगेट कर रहे हैं. So in this part we have understood about this asexual reproduction in the organisms. I hope you all understood this part. By clicking the links also you can go through the MCQs etc. also of this part, and in my blog you will see the question and answers and important questions also related to this chapter. Quizzes also are posted in this blog, so students attempt those quiz and learn those question answers. They are very important and in point of examination they are very important. So go through this. Hope you all understood this part. Second part also I'll post it. Thank you so much.